एक्सोर्सिस्ट मूवी आप लोगों ने देखी होगी और ये भी पता होगा कि उसमें एक लड़की के अंदर एक भूत कब्जा कर लेता है, लेकिन आई एम श्योर आप लोगों को ये पता नहीं होगा रियल बेस ये मूवी है। इस मूवी में जो लड़की दिखाई गई वो एक्चुअली में लड़का था। कहने का मतलब है एक्चुअल लाइफ में जिसके शरीर में शैतान का कब्जा हुआ था वो एक लड़का था। जब भी हॉरर मूवी की बात होती है तो इस फिल्म का जिक्र जरूर होता है और ये सच्ची घटना के ऊपर मूवी बनी हुई है। कई कंट्री में इसको बैन कर दिया, क्यों? क्योंकि ये सबसे डरावनी थी और फिल्म की शूटिंग वक्त क्रू मेंबर और एक्ट्रेस के साथ कुछ ऐसी अजीबोगरीब एक्टिविटी हुई। तो हम जानने लगे हैं एक्सोर्सिस्ट मूवी की एक्चुअल कहानी। तो हम जानेंगे एक्चुअली में हुआ क्या था इस स्टोरी में। द एक्सोर्सिस्ट मूवी की कहानी पुराने डॉक्यूमेंट्स और प्रीस्ट की बातों पे बनी थी। वो प्रीस्ट उस वक्त उस घटना के पास था और इसको मैरीलैंड केस कहा जाता है क्योंकि ये घटना वहीं पर घटी थी और उस जगह का नाम था मैरीलैंड। इसमें विलियम ब्लेडी ने नॉवल लिखा था। इसमें इसी घटना के बेस से एक मूवी बनी थी। फिल्म आई थी 1973 में, मतलब 1973 में। 13 साल की लड़की के शरीर में शैतान कब्जा कर लेता है। 1949 पर यह घटना एक्चुअल में हुई थी जिसमें लड़के के शरीर में शैतान एक कब्जा कर लेता है। लेकिन लड़के को रिप्लेस मूवी में लड़की के साथ क्यों किया गया? मतलब लड़कों के साथ ऐसे भेदभाव क्यों? और इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह है जो मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। और इस लड़के का असली नाम था रोलैंड डू और घर के लोग इसको रोबी भी कहते थे। एक दिन 52 साल के रोमन कैथलिक प्रीस्ट विलियम वार्डन को एक अननोन कॉल आती है। विलियम ऑफ सिटी से पड़े हुए थे। ये कॉल उन्हीं के दोस्त की थी जिनका नाम था रेमैन। एक्चुअली में जिस रेवन की हम बात करें वो एक प्रीस्ट थे। विलियम ने विलियम को कॉल पे बताया एक औरत का फोन आया था। उन्होंने ये बताया कि उनके बेटे को किसी एंटिटी ने अपने कंट्रोल में कर रखा है। विलियम को इन चीजों का तकरीबन 26 साल का एक्सपीरियंस है। जब फोन में ये घटना के बारे में सुना विलियम ने फैसला कर लिया उस औरत के घर जाने का। ये मीटिंग रोलैंड के घर पे हुई थी। जहरी सी बात है किसी होटल पे हो नहीं सकती। रोलैंड को तो पकड़ा था भूत ने। मीटिंग के दौरान रोलैंड की माँ ने बताया उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं जिससे वो ना समझ पा रही है ना कंट्रोल कर पा रही है। इन घटनाओं की वजह से उनके घर पर काफी दहशत का माहौल है। वैसे रोलैंड शरीफ शांत रहने वाला लड़का था और इस चीज की शुरुआत हुई थी कई दिन पहले जब मिलियन नाम की एंटी रोलैंड से मिलने आई थी और वो अपने साथ एक लेके आई थी ऊर्जा बोर्ड। मतलब ऊर्जा बोर्ड एंटी ने उसको ला के दिया और साथ साथ सिखा भी रही थी। पता नहीं यार कैसी एंटी थी वो। और मेरी एंटी मुझे ऐसा कोई गिफ्ट दे मैं तो लात मार के भगा दूं। और सीरियसली अपने घर में तुम लोग ऐसा कुछ मत करना। रोलैंड और उसकी एंटी घंटों बैठ के ऊर्जा बोर्ड पर एंटिटी के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहे। जब ये सब कुछ हो रहा था रोलैंड के घर वाले क्या कर रहे थे? सीरियसली घर में एक बच्चा ऊर्जा बोर्ड चला रहा है तो घर वालों को फर्क ही नहीं पड़ रहा। बट एनीवेज घंटों खेलने के बाद किसी एंटिटी के साथ इनका कांटेक्ट नहीं हो पाया। 15 जनवरी 1949 रोलैंड के घर पर रात को पानी के ड्रॉप गिरने की रोज आवाजें सुनाई देने लग पड़ी। रात को ये आवाज सब घर वालों को सुनाई देने लग पड़ी। घर वालों को लगा ये नल लीक है। सुबह होने पर प्लम्बर को बुला के सारे घर के नल चेक करवाए लेकिन वो सब ठीक थे। घर वालों ने इस घटना पर ज्यादा गौर नहीं किया जिसकी वजह से ये डेली होने लग पड़ी। रोज रात को 2 बजे पानी के टपकने की आवाजें आती। 26 जनवरी की रात को अचानक एक रात उनके घर पे फोन आया। वो फोन उनके किसी रिश्तेदार का आया था जिन्होंने बताया कि वो ऊर्जा बोर्ड लेके आने वाली एंटी नहीं रही। अचानक ही उनकी मौत हो गई और उनके किसी घर वालों को नहीं पता लगा वो मौत किस तरीके से हुई है। वो औरत बहुत ज्यादा हेल्दी थी, ना उसको कोई बीमारी थी। मौत तो होनी थी और खेलो ऊर्जा बोर्ड। बट जोक के अलावा रोलैंड को उसकी मौत का काफी ज्यादा सदमा पहुंचा। उस एंटी के मरने के बाद रोलैंड के घर पर पानी गिरने के साथ साथ किसी के चलने की आवाजें भी सुनाई देने लग पड़ी। एक दिन रोलैंड की फैमिली मेंबर ने सपने देखा कि जिनकी वो इबादत करते हैं उनकी पिक्चर अपने आप हिल रही है। इस शदीद से हिल रही है तो फिर के वो टूट जाए। लेकिन इन सब घटनाओं का सिलसिला रुका नहीं। अलग अलग चीजें मूव होना, आवाजें आना रात के टाइम में। एक रात रोलैंड अपने रूम में सो रहा था और उसका शदीद बेड हिलने लग पड़ा और काफी ज्यादा डर गया था और रोने लग पड़ा। ये घटना उसके पेरेंट्स ने भी देखी। अब क्यों रुके हुए इस घर में, भागो ना। लेकिन नहीं भाई साहब, इन लोगों ने तो कुछ बड़े कांड होने का इंतजार करना है प्रॉपर। आप में से आधे लोगों को यही फील हो रहा होगा कि अर्थक्वेक आया होगा, लेकिन नहीं, पूरे घर में से सिर्फ रोलैंड का बेड ही क्यों हिल रहा था? तो अर्थक्वेक तो हो नहीं सकता। 26 जनवरी 1949 रोलैंड के जिस्म पर पूरे कट लगने लग पड़े अपने आप। जब डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर इस बारे में कुछ भी नहीं बता पाए एग्जैक्टली क्या हुआ है। डॉक्टर का ये कहना था रोलैंड बिल्कुल ठीक है और ये कट्स के निशान खुद ही अपने शरीर पे लगाए होंगे। ऑब्वियसली और डॉक्टर बोल ही क्या सकते। लेकिन रोलैंड की फैमिली ने एक और बड़ा कांड कर दिया और जब वो बाहर निकाल के उस पर रिचुअल परफॉर्म करने लग पड़े कि वो मरी हुई एंटी आके इस रोलैंड की हेल्प कर पाए। ना वो आत्मा से कांटेक्ट हुआ, ना रोलैंड की कोई हेल्प कर पाए। हुआ उससे ज्यादा बुरा और रोलैंड की हालत उससे ज्यादा खराब होने लग पड़ी।
रोलन की बिगड़ी हुई हालत देख के उसकी मम्मी रोज उस पर चिल्लाती थी और यही कहती थी और चला ले मोबाइल। ओके, हम जोकिंग तुझसे किस किस की मम्मी नीचे डांटती है कमेंट्स करके बताओ जरा। सब घटना के बाद एंट्री हुई रेमन बिशॉप की। ये वही प्रीस्ट थे जिन्होंने कॉल करके विलियम को बुलाया था। दोनों ने मिलकर भूत को भगाने का प्रोसेस स्टार्ट किया। उस प्रोसेस के दौरान रोलन काफी ज्यादा तड़पता था, काफी ज्यादा चिल्लाता था, जिसको काफी तकलीफ होती थी। विलियम ने फैसला किया इस शरीर से इस शैतान को बाहर निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो रोलन जिंदा नहीं बच पाएगा। दोनों प्रीट्स ने मिलकर दोनों ने नोट बनाना शुरू किए एक्सोर्सम के। उन दोनों प्रीट्स ने एक्सोर्सम में होने वाली हर घटना को अपने नोट्स में रिकॉर्ड किया। इसी तरह कुछ अच्छा हो गया, रोमन ठीक हो गया, उसके जिस्म से शैतान निकल गया। दोनों प्रीस्ट अपने अपने घर चले गए। ये शैतान की चाल थी। उसी रात 2 बजे रोलन की बॉडी पर उस शैतान ने कब्जा कर लिया। फिर से रेमंड्स और विलियम को बुलाया गया घर में। फिर से एक्सोर्सम की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन इस तैयारी से इनको कोई फायदा नहीं हो रहा था। इस बार आसपास के लोगों को पता लग गया इस घर में कुछ न कुछ एक्टिविटी चल रही है। वहां से उठा के एक हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया उसको। ये वही हॉस्पिटल था इन दोनों के दोस्त का। ये एक कैथोलिक हॉस्पिटल था। उनका ये भी मानना था कि मे बी इस घर में कोई गड़बड़ है, इस घर में शैतान का साया है। फिर हॉस्पिटल ले गए रोलन को, उसके साथ एक्सोर्सिज्म किया गया। विलियम ने और भी प्रीस्ट को बुलाया गया जिसका नाम था प्री वॉल्टर। ये वो प्रीस्ट थे जिन्होंने रोलन की जान बचाने का किरदार निभाया था। उन्होंने बाद में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स डिस्कवरी चैनल को दे दिए थे और उनका ये भी कहना था कि रात रोलन की घटना के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। और उस प्रीस्ट का कहना था कि रात को 4 से 5 फुट ऊपर हवा में फ्लाई करता था। और एक्सोर्सिज्म के दौरान वो प्रीस्ट के ऊपर थूक देता था और उनके ऊपर पेशाब भी कर देता था। एक दिन रोलन ने अपना हाथ रस्सी से खोल के वॉल्डल का नाक तोड़ दिया था। फिर भी किसी भी प्रीस्ट ने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उन्होंने रोलन की जान बचानी थी। उसे डीमन के कब्जे में से आजाद करवाना था। लगातार एक्सोर्सिज्म करने की वजह से उस दौरान रोलन ने एक पेपर और कागज मांगा और प्रीस्ट को ऐसा कुछ लिख के दिखाया। और प्रीस्ट देख के हैरान हो गए कि मैं खुद शैतान हूँ, मैं ये साबित कर दूंगा 10 दिन में। ये सब कुछ पढ़ के प्रीस्ट समझ गए कि सिर्फ 10 दिन का टाइम रहता है इनके। इसलिए रोलन के शरीर में एक होली सोल को डाला, मतलब नेक आत्मा। जब ये प्रोसेस हुआ तो रोलन के शरीर में 2 आत्मा थी, गुड सोल थी और एक डेविल था। वहाँ प्रीस्ट अपना काम कर रहे थे, एकदम से मैजिकल ब्लास्ट होने की कुछ आवाज़ आई जिसकी वजह से पूरे हॉस्पिटल में सबने सुनी। हॉस्पिटल की लाइट चली गई थी। लाइट आने के बाद रोलन ने बताया कि मैं ठीक हो गया, मुझे कुछ भी नहीं है। शैतान उसको छोड़ के जा चुका था और प्रीस्ट की मेहनत रंग लाई। ये काफ़ी फिल्मी कहानी लग रही है, फिर भी इस पर एक फिल्म बनी है। फिर उसके बाद विलियम और एमन ने उसका देखभाल करते रहे, समय तक उसका इलाज करते रहे कि उसके ऊपर दोबारा से ये कोई एक्टिविटी ना हो पाए। अब आप लोगों को ये बता दूं कि रोलन को क्यों नहीं कर दिया गया। वो इसलिए नहीं दिया गया कि क्योंकि उसकी पर्सनल लाइफ सीक्रेट रह सके, वो अपनी लाइफ सुकून से गुजार सके। और इसीलिए लड़के की जगह लड़की ने किरदार अदा किया है। इस बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है और इस लड़के का नाम भी असली नहीं है। इसलिए इस रोलन का असली नाम रोलन है कि नहीं है, इसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन गूगल पर या किसी चीज़ पर नहीं है। और अभी तक ये लड़का जवान हो गया है, मर गया है, नो आइडिया। और वीडियो को रखते इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। नीचे कमेंट्स करके बताओ आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और प्लीज यार सपोर्ट दिखाना यार। ये सारी वीडियो ये मोबाइल फोन पे बनी हुई है तो बहुत मुश्किल है, तो उम्मीद करता हूँ आप लाइक करेंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।